ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क डिस्कशन। गुड मॉर्निंग त्रिपुरारी। बताइए फिर एक्सरसाइज 9.5 में, सॉरी 9.2 में क्या प्रॉब्लम हुआ है। आदर्श ने दिया है क्वेश्चन नंबर 7। xy is equal to log x plus c and y dash is equal to y square by 1 minus xy। ओके, देखो आदर्श, ये सारे क्वेश्चन तो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन वेरिफिकेशन वाले हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास था xy इज इक्वल टू log y प्लस सी, xy इज इक्वल टू log y प्लस सी, और हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास इक्वेशन था y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो आदर्श, पहला फंडा क्या रहता है ना यहाँ पे कि अपने को ये इक्वेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। और ये वेरीफाई कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ से वैल्यू उठाकर वहां पे पुट करके देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, राइट, है ना, यही हमको करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इसको एक बार करते हैं डिफरेंशिएट। अब जब डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक बार x को रखोगे y को डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश आएगा, और एक बार y को रखोगे x को डिफरेंशिएट करोगे तो y इंटू 1 आएगा। ठीक, राइट हैंड साइड में अगर हम log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आ जाएगा आपका 1 बाई वाई, 1 बाई वाई इंटू वाई डैश, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब देखिए, जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है आदर्श, वहां पे y डैश अकेला है, और अगर y डैश अकेला है तो हमारा भी यहाँ टारगेट क्या होना चाहिए कि y डैश को अकेला करो। पहले अकेला करने के लिए y डैश वाले टर्म्स को एक साइड में रखना होगा। तो ये जो x इंटू वाई डैश वाला जो टर्म दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसको उठा के राइट साइड में भेज दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ y बचेगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास होगा y डैश बाई वाई माइनस एक्स वाई डैश। आप यहाँ पे अगर y डैश को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आपके पास आएगा 1 बाई वाई माइनस एक्स, और अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लेते हो तो y डैश यहाँ पे y होगा और ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स वाई। अब क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश अकेला था, तो y डैश के साथ जो चीज ब्रैकेट में दिख रही है ना, उसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिनोमिनेटर यहाँ के न्यूमरेटर बन जाएगा और उसका न्यूमरेटर यहाँ के डिनोमिनेटर बन जाएगा, और अब हमारे पास बचेगा सिर्फ y डैश, है ना। और जब आप दोनों न्यूमरेटर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डैश, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन था, है कि नहीं। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आ गया। बोलो, बात समझ में आई आदर्श, कहीं पे दिक्कत, इज दिस क्लियर। सिंपल सा डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद वाई डैश को एक साइड ले गया, वहां से वाई डैश के कोफिशिएंट्स को कॉमन लेकर लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। अभिषेक का आया है क्वेश्चन नंबर 6, रिवांश का आया है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। एक काम कीजिए अभिषेक, आप मुझको ना अनम्यूट करके बताना, मैं वहां पे लिखता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, टाइम लग जाता है एक्चुअली। हाँ, आप अनम्यूट करके बताना। हमारे पास y इज इक्वल टू क्या था सर, एक बता, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये अपना इक्वेशन हो गया, और सॉल्यूशन हो गया। इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई डैश x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है,
तो जैसे कि अभी जब आदर्श को बता रहा था तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया था। तो अगर यहाँ पे भी मैं डिफरेंशिएट करूँ तो y का डिफरेंशिएशन y डैश आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे को uv लगाना पड़ेगा। uv लगाएंगे, अगर x को रखकर sin x को डिफरेंशिएट किया तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा, और अब अगर sin x को रखा x को डिफरेंशिएट किया तो वहां से sin x रहेगा सिर्फ, है ना। तो अभिषेक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिख रही है ना, अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट ये, मुझे दिख रहा है कि मेरा जो y डैश निकल कर आया है उस y डैश के अंदर मुझे साइन और कॉस दिख रहा है, लेकिन जो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पे भी साइन और कॉस का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो सकता है कि आपने इस इक्वेशन का आरएचएस से शुरू किया, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे आरएचएस में बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। आरएचएस में अगर मैंने y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला पार्ट को देखा, अब मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पे किस तरीके से पहले रूट को हटाया जाए। तो रूट मेरे को हटते हुए आराम से दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? तो ये देखो जरा, ये जो y है, y का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था सॉल्यूशन में, कितना था? x sin x। तो मैं बेसिकली y के जगह पे ना x sin x पुट करता हूँ। अब y के जगह पे जब मैं x sin x पुट करूंगा, y के जगह पे जब मैं x sin x पुट करूंगा, यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे फिर एक्स साइन एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा। म्यूट कर लो अभी अभिषेक, कुछ होगा तो हैंड रेज कर लेना। और यहाँ पे देख सकते हो अभिषेक कि जैसे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ना, रूट से बाहर आ जाएगा, वो एक्स स्क्वायर आपका रूट से बाहर आ जाएगा, और ये आपका एक्स तो बाहर आ गया, और रूट के अंदर जानते हो क्या बचा? फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर बचा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हो आप कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, और रूट होने के कारण वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कॉस एक्स। अब कुछ कॉमन ले सकते हो क्या दोनों में? दोनों में कॉमन आ जाएगा एक्स। दोनों में जैसे ही एक्स कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या आया देखो जरा, तो आपके पास आया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। और ये जो ब्रैकेट में मैं साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लिख रहा हूं ना, मुझे दिख रहा है किसकी वैल्यू है? ये है मेरे एक्स, ये मेरी वाई डैश की वैल्यू है। तो वाई डैश की अगर ये वैल्यू है तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आया कि नहीं आया बताओ? आ गया। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में मेरा ना वाई डैश अलग अलग जगह पे आ रहा था, तो मैंने वाई डैश को जैसे ही एक जगह पे लाया, जो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ करना था, एक्सप्रेशन आराम से प्रूफ हो गया था। यहाँ पे मैं ये देख पा रहा था कि मेरा जो वाई था और वाई डैश निकला वो सब साइन कॉस के टर्म्स में था, लेकिन जो मेरे पास इक्वेशन थी उस इक्वेशन में साइन और कॉस का नामो निशान नहीं था। तो मैंने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आरएचएस से शुरू करो, आरएचएस में y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, काम सवाब है ना। और जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन को यूज भी कर लिया, सॉल्यूशन को यूज करके राइट हैंड साइड से शुरुआत की, लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच गया, तो आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस आ रहा है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। डन? कोई दिक्कत अभिषेक यहाँ पे, या कुछ अलग चीज से कुछ कहना चाहते हो तो अभी आप अनम्यूट करके बता सकते हो। अच्छा ठीक है, देवांश ने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था, y माइनस कॉस y इज इक्वल टू एक्स। y माइनस कॉस y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा है y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स, y साइन y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, y डैश इज इक्वल टू एक्स, y डैश इज इक्वल टू एक्स या इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y। ठीक है विवांश, सेम फंडा, पहले तो मैं कुछ भी, सबसे पहला काम अपना क्या करना है,
डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, तो माइनस आगे दिख रहा है तो इसलिए वो प्लस साइन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ y डैश आएगा इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे अगर हम y डैश को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन वाई, उस 1 प्लस साइन वाई को राइट साइड भेज देंगे तो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन वाई बनेगा। थोड़ा सा ठीक है, तो सेम फंडा देखो रिवांश, तो रिवांश जैसे ही अपने को ना ये वाली चीज मिल चुकी है, ये वाली चीज हम क्या कर सकते हैं कि सेम चीज यहाँ देखो, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहला टर्म साइन वाई दिख रहा है वाई के टर्म्स में, दूसरा टर्म वाई के टर्म्स में, तीसरा है एक्स और पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वाई डैश, और मुझे इस सबको कट कुटा के लास्ट में क्या लेकर आना है, वाई के टर्म्स में लेकर आना है। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा चॉइस क्या होता, ज्यादा अच्छा चॉइस होता कि आप जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक्स के जगह पे जो क्वेश्चन में एक्स का एक्सप्रेशन सॉल्यूशन दिया है, क्या उसको पुट कर सकते हो, काम आसान हो जाएगा। और जो y डैश दिया हुआ है वो तो हमने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया, तो बेसिकली मैं यही अप्रोच लगाऊंगा। हाँ दिव्यांशु। सर x का डिफरेंशिएशन तो 1 ना हो जाएगा? अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, तो रिवांश मैं कह रहा था कि अपना देखो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो मैं एलएचएस से शुरू करता हूँ, ठीक है। और एलएचएस में पहला टर्म को टच नहीं कर सकते, दूसरे टर्म को भी छोड़ देते हैं, और जो तीसरा टर्म है एक्स की जगह पे देखो क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था, क्या दिया है क्वेश्चन में, y माइनस कॉस वाई, ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अपना वो y डैश का भी वैल्यू दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, y डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन वाई। तो यहाँ देखो ये तो कट गया, अब देखो y साइन वाई प्लस वाई है तो उससे y कॉमन ले लोगे, ऊपर, तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन वाई, और डिनोमिनेटर में भी देखोगे ना तो 1 प्लस साइन वाई दिख रहा है, तो साइन 1 प्लस साइन वाई दोनों जगह से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया y बचेगा, और y ही मेरा इक्वेशन का आरएचएस था, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन जस्टिफाई हो गया। ठीक है, तो पॉइंट एकदम सिंपल सा रखिए, आपको जो भी सॉल्यूशन देता है ना, उस सॉल्यूशन को कहीं ना कहीं जितनी बार आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डिफरेंशिएट हुआ है, हम उतनी बार सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से जो भी y डैश y डबल डैश वगैरह की वैल्यू आएगी उसको उठा के इक्वेशन में पुट करना है, और कभी कभार सॉल्यूशन को भी पुट करना पड़ जाता है, और वेरिफिकेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, राइट हैंड साइड पे जाएंगे, या फिर राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, जिस साइड का एक्सप्रेशन बड़ा होगा वहां से शुरुआत करेंगे। इज दिस क्लियर रिवांश? बढ़े आगे फिर। दिव्यांशु कह रहा है y से बोथ साइड डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जा रहा है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हमको कॉस्ट वगैरह ऐड करना पड़ जाएगा, जो मुझे दिख रहा है उससे भी जरूर आएगा आंसर। आकाश कह रहा है कि सर 9 देखिए ना, मेरा एक टर्म ज्यादा आ रहा है, एक टर्म ज्यादा आ रहा है तो खा लो उसको। 9 x प्लस वाई tan इनवर्स वाई, x प्लस वाई tan इनवर्स वाई। आकाश मैं तुम्हें अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, तुम मुझे इक्वेशन बताना, ठीक है। x प्लस वाई, एक मिनट, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई है ना, तो इसको पहले अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 x का 1 आएगा, y का y डैश आएगा, tan इनवर्स y का आ जाएगा आपका y डैश बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से सबसे पहले ना y डैश अलग कर लो, y डैश अलग कैसे करोगे, तो इस y डैश को लेफ्ट में भेज दो और कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका y डैश ऊपर एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, तो माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। चलो अब मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। आकाश डिफरेंशियल इक्वेशन बताना। सर y स्क्वायर y डैश
वाई स्क्वायर वाई डैश plus y square प्लस वाई स्क्वायर plus 1 is equal to 0. प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए मुझे ये दिख रहा है ना यहाँ पे कि जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था तो देखो आकाश एंड आर्यन, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख पा रहे हो क्या कि न्यूमरेटर में वाई डैश और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई डैश और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला टर्म है उसमें भी वाई डैश वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो ये मेरे लिए कौन सा हिंट दे रहा है? आर्यन बोलो। सर वाई डैश को एक साइड रख के फिर बाकी टर्म उधर भेज के नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर एक्सप्रेशन देखो कहीं ना कहीं जब अब हम लोग डेरिवेटिव्स कर चुके हैं ना, तो डेरिवेटिव में जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होते थे तो हमको अगर जब dy बाई dx निकाल रहे थे और वो प्रूफ वाला एक्सप्रेशन आते हुए दिख रहा था तो हम वो उसी को कंटिन्यू करते थे तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है कि नहीं? तो देखिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे दिमाग में भी क्रॉस मल्टीप्लाई आ रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही आकाश से इक्वेशन पूछा, इक्वेशन लिखने के साथ साथ मुझे दिख रहा था कि वाई डैश के साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और वो मेरा उस जगह पे प्रेजेंट आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे यही सोचा कि अगर ऐसा है तो क्यों फालतू का फिर हम लोग ये चीज करते हैं, मतलब हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हम सीधा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। ये देखो अगर हम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये पूरा टर्म अभी नेगेटिव है माइनस साइन के कारण, लेफ्ट हैंड साइड जाने के कारण वो क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर क्या बनेगा आपका वाई डैश वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। और क्योंकि हमने इस बार टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में भेजा है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0। उसके बाद जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम किसका आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये जो 1 है लिखा हुआ ये 1 के जगह पे अब क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जैसे आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन पूछा था सवाल में वो निकल कर आ जाएगा। इज दिस ओके? आई बात समझ में आ रही है? आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो उससे भी आपको जरूर आंसर मिलता, लेकिन माय पॉइंट इज कि अब थोड़ा सा क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो वो जो अप्रोच होता है ना वो अप्रोच अपने दिमाग में रखेंगे, ताकि अगर हमको सॉल्व, देखो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में जब भी एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है तो आपका हर स्टेप कहीं ना कहीं ये सोच के साथ होना चाहिए कि क्या मैं इस स्टेप से प्रूफ पे पहुंच रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा हूं। तो अगर आपको कोई भी एक स्टेप ऐसा दिख गया ना जहां पे प्रूफ वाला कोई टर्म निकल कर आ रहा है तो फिर उसको पकड़ो और उसको ही सोचो कि उसको कैसे यूज करोगे ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके ठीक, हाँ चलो फिर आई थिंक सारे डाउट सबके क्लियर हो गए इस एक्सरसाइज के, आगे बढ़ सकते हैं। और किसी के कुछ डाउट्स वगैरह है, कुछ पूछना है किसी को? चलो फिर 9.4 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.4 वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करना। राघवेंद्र ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा उससे पहले अगर किसी का कोई कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, वरना डायरेक्ट 20 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 में और किसी का कोई होमवर्क कोई डाउट वगैरह? निधि ने 19 दिया है, 19-20 वर्ड प्रॉब्लम से क्या? अच्छा 19 दिखा है, फिर 20। निधि ने दिया है एग्जाम्पल 14 दिया है, आनंद ने दिया है 4, शिवम ने दिया 18, तो 18, 19, 20 आ रहा है, 4 आ रहा है। आनंद कह रहा है सर 4 नंबर में आधे के बाद फंसे हैं। निधि कह रही है एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 के लिए तो बुक डाउनलोड करना होगा, मैंने बुक डाउनलोड नहीं किया था, उसमें से पेज निकाले थे। ठीक है एग्जाम्पल 14 पे भी आता हूँ निधि, पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूँ। आर्यन कह रहा है 3 का आंसर नहीं आया। आर्यन 3 तो आई थिंक हो जाना चाहिए, मतलब कहीं पे फंस रहे होगे, कुछ गलती हो रही होगी छोटी मोटी। ठीक है लेट्स स्टार्ट। आज लगता है खूब सारे क्वेश्चन करवाओगे तुम लोग।
ऑनलाइन में आई थिंक जेई वालों को याद होगा, जो रात को हम लोग 2.5-3 घंटे क्वेश्चन डिस्कशन करते थे, वही। यस आनंद। सर उसमें 4 नंबर वाला बोले। रुक जाओ, मैं 3 शुरू कर रहा हूँ, 4 वाले पे आपसे पूछूंगा, ठीक है। ओके आर्यन, तो सबसे पहले हमने y को लेफ्ट में भेजा। अब मेरे पास राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली y का फंक्शन दिख रहा है, तो अब मैं वेरिएबल सेपरेट करूंगा, 1 माइनस वाई को लेकर आ जाऊंगा इसके नीचे, और dx को भेज दूंगा इधर, है ना। फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1/y का इंटीग्रेशन log y होता है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस ln 1 माइनस वाई। x का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और उसके साथ हम ऐड करेंगे तो प्लस सी आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स, जब आपने एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व किया था, तो आपने नोटिस किया होगा कि 9.2 में आपके पास सॉल्यूशंस ऐसे दिए रहते थे कि y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, है ना। इस फॉर्म में आपको आंसर्स मिलते थे हमेशा। तो यहाँ पे भी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो समझो। तो आर्यन यहाँ पे ये कर सकते हो कि माइनस जो है वो फिलहाल अंदर भेज दिया, माइनस को फिलहाल अंदर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए आनंद, आर्यन, की y को हम किसी भी तरीके से बस अलग कर पाए। आर्यन कह रहा है कि यहां तक सॉल्व हुआ है, ठीक है। हाँ आर्यन बोलो। तो यहाँ पे भी तो आंसर आ जा रहा है, मतलब इसको आंसर नहीं बोल सकते। यहां तक आप सॉल्व कर पा रहे हो ना, आपका पॉइंट है कि इसके आगे हम क्या करें, राइट। हाँ, देखिए, और तो इसको आंसर बोल सकते हैं कि नहीं, ये भी पूछना। इसको आंसर मत बोलो, बिकॉज आपके जितने भी आंसर्स रहेंगे वहां पे वो आपसे एक छोटी सी चीज पूछेगा, और वो चीज है y की वैल्यू निकालो, जितना आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। y की वैल्यू निकालो जितनी आसानी से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, देखो मैं डायरेक्ट जो आपका आंसर है वहां पे पहुंच तो नहीं पाऊंगा, बट ये कर सकते हैं कि माइनस लॉग को आप डील करना चाहते हो तो क्या ना, क्यों ना हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें, माइनस लॉग वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें, ठीक है। तो और x को राइट हैंड साइड ले आओ, तो x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, और माइनस लॉग वाले को राइट हैंड साइड भेज दो। आई थिंक ये एक अप्रोच हो जाएगा। और जो c लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हम उसको ln से भी लिख सकते हैं क्या, बोलना जरा। यस सर। लिख सकते हैं। तो मुझे अभी एक छोटी सी चीज, मेरा पॉइंट है y को अलग करना है। अब क्योंकि मैंने y को लेफ्ट में भेज दिया, y को लेफ्ट में भेज दिया, तो अब log वाला टर्म है राइट में भेज दिया, तो log वाला टर्म आया। अब log वाला टर्म एक है और एक सिंपल कांस्टेंट था, तो उसको हटाना हमारे लिए दिक्कत होता। तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे पे भी log लगा देता हूँ। और ये चीज आप कर सकते हो, सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को c के जगह पे log c लिख देते हो, तो आपको आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे log a प्लस log b का फंडा लग रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a भी लिख सकते हैं, तो c इंटू 1 माइनस वाई। और इस log को फिर दूसरे साइड में सेंड करेंगे ना, तो एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब e टू द पावर माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आया कांस्टेंट इंटू 1 माइनस वाई। मेरा टारगेट क्या है आर्यन, y को अलग करना है, तो अभी c को क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लेफ्ट में भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। और अब हम y को अलग करना चाहते हैं, तो y को फिर से लेफ्ट में ले आते हैं और ये पूरा टर्म को राइट में ले जाते हैं। तो y को अगर हम लेफ्ट में ले आएंगे और बाकी पूरे टर्म को अगर हम राइट में सेंड कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई c। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा आप बुक्स में जो मैं देखता हूँ वो क्या करेंगे, वो ये जो 1/c है ना, ऐसे सोचो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1/c है, तो इस 1/c को वो एक नया कांस्टेंट c डैश बोल देंगे, तो 1 माइनस c डैश इंटू e टू द पावर माइनस एक्स
ये आपका y हो जाएगा। अब या तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके एनसीईआरटी में दिया होगा या फिर ये सर वाला आंसर expression लेकिन दिया होगा। प्लस में दिया है 1 प्लस a into e to power -x। प्लस में दिया है ना, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि कांस्टेंट के आगे माइनस लगा हुआ है, तो कांस्टेंट के आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो इसको ये एक नया कांस्टेंट नहीं हो सकता क्या? अगर आप सी डैश, आप ऐसे सोचो ना कि अगर मैं आपको बोलूं कि सी डैश की जगह पे आप माइनस के रख दो, अगर आप सी डैश की तो जगह फिर पे माइनस के पॉजिटिव। रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, अब मेरा पॉइंट समझो, ये तीनों के तीनों आंसर्स करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कहीं पे भी पहुंचते हो यू विल गेट द आंसर। बिकॉज इन्विजिलेटर क्या चेक करेगा जानते हो? इन्विजिलेटर ये चेक करेगा कि क्या आपने वाई को अलग कर पाए हो, वाई को एकदम अलग कर पाए हो। अगर आप कर पाए तो काम हो जाएगा। ठीक। ठीक है, तीनों आंसर्स लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे आके रुके हो आर्यन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसके बारे में पूछ रहे थे ना कि सर यहाँ पे रुकेंगे तो क्या मेरे को आंसर क्या मेरा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, है ना। कुछ इन्विजिलेटर शायद मार्क्स दे दे, बट आप सबके लिए सिंपल सा पॉइंट याद रखना, जब भी आप चाहे वो वेरिएबल सेपरेशन हो या आगे के दो एक्सरसाइजेस हो, जहां भी सॉल्व करोगे आपका टारगेट होगा कि वाई को अलग करना है, वाई अकेला होना चाहिए इक्वेशन के एक साइड में, बाकी सारी चीजें लेफ्ट में होनी चाहिए, मतलब एक्स का एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट्स वगैरह बाकी सब दूसरे साइड में होना चाहिए। ठीक है, ठीक। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट किसी ने 4 पूछा था शायद, 4 तो आई थिंक कल क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, फिर कहाँ पे बात लटकी है? आनंद, अगर यहाँ फंसे हो ना तो तुमने बेसिकली इंटीग्रेशन में फंसे हो, ठीक है, वो वेरिएबल सेपरेशन का प्रॉब्लम नहीं है फिर। बोलो। सर उसमें हमारा आ गया है log 10x इक्वल टू माइनस ऑफ log 10y अच्छा प्लस रुको, c। बोलो। log 10x 10x इक्वल टू माइनस ऑफ log 10y माइनस ऑफ log 10y 10y प्लस c। प्लस सी। अब ये सी को भी क्या मैं log सी लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ, है ना। अब इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे आपका log 10x और यहाँ पे हो जाएगा आपका log c बाई 10y वाला फॉर्म हो जाएगा, है ना। अब दोनों जगह से log हटा दीजिए, दोनों जगह से log हटा दोगे तो 10x इज इक्वल टू c बाई 10y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10y इज इक्वल टू c बाई log 10x हो जाएगा, सॉरी c बाई 10x हो जाएगा। और यहाँ से आप y निकाल लीजिए तो y आपका हो जाएगा tan इनवर्स c भाई, आई थिंक यहीं पे आंसर छोड़ दिया होगा, tan इनवर्स c बाई tan x, कुछ फालतू सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, बट चलो या y सर को वहीं अगर पे अलग छोड़ करते हो, दिया है। हाँ 10x 10y पे छोड़ दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा लर्निंग आपके लिए क्या था यहाँ पे कि क्योंकि हमारा x भी लॉग में आ रहा था, y भी लॉग में आ रहा था, तो हमने कांस्टेंट को भी लॉग में लगा दिया ताकि वही फिर सर हम पूरा दिक्कत हो गया था इक्वेशन। log c लेने में। अच्छा ठीक है। आनंद पूछ रहा है सर अगर पूरा कोशिश करने पर y अलग नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन पर्सनली अगर आप कोई फंक्शन है ना तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जैसे यहाँ पे tan इनवर्स c बाई tan x दिख रहा है, तो बट अगर आपने y अलग भी कर दिया तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई यहाँ पे छोड़ दिया तो भी नंबर मिल जाएंगे। जनरली आप लोगों के लिए, सबके लिए यही पॉइंट रखूंगा कि कोशिश यही रखो y अलग कर दो, है ना, y अलग कर दो, चाहे tan इनवर्स बन रहा है नहीं बन रहा है वो बात की बात है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चैट बहुत सारे आए थे तो मिस हो गया है। आई थिंक इसके बाद अंजन ने 10 पूछा था, है ना, 10 के अलावा और कोई मैसेज नहीं दिख रहा। अंजन dy बाई dx वाला एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से। यस सर। dy बाई dx क्या निकला है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ex डिवाइडेड बाय 1 माइनस ex dx इक्वल टू sec स्क्वायर y बाई tan y। इक्वल टू है सर dx इंटू dx।
मतलब देखिए सर dx और हम- dy को दोनों तरफ इंटीग्रेट वाला टर्म तक चलेगा। अच्छा अच्छा, बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं सिंपल ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, चलो म्यूट करता हूँ मैं आपको भी, पहले आवाज आ रही है थोड़ी सी। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो e टू द पावर x tan y dx is equal to e to the power x minus 1 bracket close sec square y dy। अब अगर मैं यहां से वेरिएबल सेपरेशन पे उतरूं, है कि नहीं? तो अंजन आई थिंक यहाँ पे पहुंचे हो आप, राइट? एक बार अनम्यूट करना अंजन। यस सर। हाँ देखो, अब ये वाला राइट साइड का तो इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan y को t माना तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है ना? तो इसका आंसर तो आपका ln ऑफ tan y हो जाएगा, यस ठीक है। सर। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लगा लो, जहां पे आप e टू द पावर x को t मान लेते हो, तो e टू द पावर x को t मानने से लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो e टू द पावर x dx क्या हो जाएगा आपका? dt हो जाएगा। ETS dt। तो अब जो वो पूरा इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाई t माइनस 1 पे, जो कि आपका बन जाएगा ln t माइनस 1, और t के जगह पे फिर रख दोगे आप e टू द पावर x, हो जाएगा। यस सर। फिर नेक्स्ट आया है अठारह उन्नीस बीस। सो 18 19 20, अब ये 3 क्वेश्चंस करने। 18 कह रहा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व के कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन रहा है is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the chord। ओके, तो शिवम इस क्वेश्चन में देखो, ऐसे समझो शिवम कि ये आपका आर्क था, ठीक है, यहां पे अपना पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे जब हम टैंजेंट बनाएंगे, तो ये जो टैंजेंट आया है, द स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब क्या समझ में आता है? dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स इज ट्वाइस, तो 2 लिख देता हूं। अब ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। तो बेसिकली आप यहाँ पे दो अलग अलग स्लोप को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, दो अलग अलग स्लोप को कंपेयर कर रहे हो। तो मान लेते हैं शिवम कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, इसको हम ज्वाइन कर रहे थे कोई एक दूसरे लाइन के साथ, और वो लाइन पे एक पॉइंट है 4,3, सॉरी -4,-3। तो सवाल ये कह रहा है, जानते हो कि ग्रीन कलर वाली लाइन का जो स्लोप है वो आपका ब्लैक कलर वाली लाइन के स्लोप का डबल होगा। आई थिंक ये आइडिया क्लियर है। ये लैंग्वेज यहाँ पे कंफ्यूजिंग इसी पॉइंट से हो रहा होगा। तो हम करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब लाइन जो है ब्लैक कलर वाली लाइन, उस ब्लैक कलर वाली लाइन के ऊपर का 2 पॉइंट हमको पता है, तो हम स्लोप निकाल लेंगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करके। तो ये आपका 3 + y बाई 4 + x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन दिख रहा है सबको, 3 + y आ जाएगा आपका dy के नीचे, और 4 + x आपका ये रहा, और इसको इंटीग्रेट, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी शिवम? लैंग्वेज समझ में आ गया तो कर लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं 19 पे। आई थिंक 19 किसी ने पूछा था, निधि ने पूछा था शायद।
द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेरिकल बलून। अच्छा गाइस, होता क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ के ना पहले एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जैसे कि पिछले वाले में इक्वेशन बनाया मैंने। अब जनरली इसके जो इक्वेशंस होंगे उसमें एक डेरिवेटिव वाला टर्म दिया होगा। अब जैसे यहां कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो एक स्पेरिकल बलून का जो वॉल्यूम है जिसको आप फुला रहे हो, तो वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। अब कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम वहां पे पहले लाइन से जो इक्वेशन लिखेंगे, क्या हम उसको ये लिख सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू के। dv बाई डी टी मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। dv बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये अपने को कांस्टेंट दिया हुआ, तो मैंने उस कांस्टेंट को k मान लिया और उसको मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट। बिल्कुल आते हैं शिवम, बिल्कुल आते हैं। जेई में वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं यार, इस ये सबके भी वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू के हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट्स 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि रेडियस पूछ रहा है आपसे। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू k। अब यहाँ पे जब हम ठीक है, चलो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब जब पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई जो है वो तो बाहर आ जाएगा, r क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r²। लेकिन r आपका t का फंक्शन, r तो t नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा dr/dt, और कांस्टेंट है ये, तो यहाँ पे k का k रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है निधि, बताना। क्वेश्चन में दिया था कि वॉल्यूम आपका चेंज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू के लिख दिया। फिर मैंने वॉल्यूम के जगह पे आगे का क्वेश्चन से बहुत क्लियर है कि कुछ टाइम और वॉल्यूम, टाइम और रेडियस का रिलेशन दिया हुआ है ना, टाइम और रेडियस का रिलेशन दिया हुआ है, तो मैंने वहां पे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन पुट कर दिया। आनंद बोलो। सर के नहीं, वहां पे 0 ना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लेकिन ये देखो कि आपका डिफरेंशिएशन तो खाली लेफ्ट साइड में हो रहा है ना, हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड नहीं कर रहे हैं। हमारा इक्वेशन था कि वॉल्यूम इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब dv बाई dt, v का जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं ना। सर एक साइड पॉसिबल है, केवल एक ही साइड डिफरेंशिएशन। हाँ, ये तो आप ऐसे देखो ना कि अगर आपको कहीं पे जैसे वहां पे लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका 6 यूनिट दिया हुआ है, तो आप वहां पे इक्वेशन क्या लिखते हैं, आप वहां पे dv बाई डी टी इज इक्वल टू 6 लिखते हैं कि नहीं। अब v के जगह पे आपका कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है t के टर्म्स में, जो भी दिया होता है, तो आप v के जगह पे t पुट करके डिफरेंशिएट करते थे कि नहीं फिजिक्स में। यस सर। ठीक है, ये वो वाली चीज नहीं, यहाँ पे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, एक डिफरेंशिएटिंग वाला था, हमने v के जगह पे कुछ एक्सप्रेशन रखा, तो एक्सप्रेशन रखने के साथ साथ हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन तो लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में कोई डेरिवेटिव नहीं था। ठीक है, तो अब जैसे हम इसको करेंगे, अब अपने को करना है वेरिएबल सेपरेशन। तो इसमें 3 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, और 4 पाई हम चाहे तो इस k को भी नीचे ले आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, r² dr यहाँ रह जाएगा और dt को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, है कि नहीं। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक इसके आगे मुझे ज्यादा सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 पाई बाई k, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा r³ बाई 3
और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टी प्लस सी मिल जाएगा। तो अगर मैं अब इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन में अभी कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? इस इक्वेशन में अभी कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? 4। एक आ रहा है के, फिर आर, फिर टी और उसके बाद सी। अब क्वेश्चन में देखो कंडीशंस दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? कंडीशन ये दिया हुआ है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। इसका ये मतलब होगा कि इफ t इज इक्वल टू 0 r विल बी इक्वल टू 3। और दूसरा, अगर टाइम आपका आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट, 3 सेकेंड के बाद, मतलब जब t को हम 3 रखेंगे, तो r कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब आपको ये कंडीशंस पुट करनी पड़ जाएंगी यहाँ पे। तो जब मैं t को 0 पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो जब t को 0 पुट कर रहा हूँ, पुटिंग कंडीशन 1 C1 लिख रहा हूँ, तो 4 पाई डिवाइडेड बाई k इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहां से 9 4 36 पाई डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू सी आ रहा है। और उसके बाद जब हम पुट करते हैं कंडीशन 2, पुटिंग कंडीशन 2 क्या है? r की वैल्यू 6 और t की वैल्यू 3। तो 4 पाई डिवाइडेड बाई k इंटू r की जगह पे 6 रखोगे तो 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू t की जगह पे रखोगे 3, तो 3 प्लस सी। अब यहाँ बिकॉज हमको 2 इक्वेशंस दिए हैं और 2 इक्वेशंस में हम t और r पुट करें, इसका ये मतलब हुआ कि जो बचे वेरिएबल्स है ना, हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब हमको k का भी वैल्यू निकालना है और हमको c का भी वैल्यू निकालना है। अब यहां देख सकते हो कि जब मैंने कंडीशन नंबर 1 पुट किया था तो मेरे पास k और c के बीच का एक रिलेशन आया था। अब मैंने जब कंडीशन नंबर 2 पुट किया है तो मेरा k और c के बीच में एक और रिलेशन आया है ना। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं ऊपर से निधि, अब ये क्या करेंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू को मान लो इसको 1 पुट माना और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 216/3 डिवाइड होगा क्या? हाँ 72 बन जाएगा, राइट? हाँ निधि। सर हम टी को पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे तो वो केटी बन गया था, तब इंटीग्रेट करने पे अच्छा मतलब के dt हो गया था। तो सर वहां पे तो हम लोग जब t0 पुट करेंगे तो c का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 36। हाँ एग्जैक्टली। तो वो तो मतलब ऐसा रहा ना कि किस्मत अच्छी थी तो हमने के को वहीं रख दिया तो हमारा एक स्टेप बच गया, राइट? वो जो चीज कह रहे हो Yes, सही है। और हम यहाँ पे बस हमको मेरा एक स्टेप बढ़ जाएगा, मैं यहाँ से सी का वैल्यू उठा के इधर रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा के निकल कर आएगा, ठीक है। yes, sir. तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आई थिंक, है ना? बताओ। अच्छा बाकी लोगों का क्या हाल है यार? बाकी लोग आई थिंक 3-4 लोग तो ड्रॉप क्लासेस से निकल चुके हैं, बाकी लोग लगता है सॉल्व नहीं किया। अनुष्का चली गई, दीक्षा चली गई, रिया चली गई। ये लोग आई थिंक क्या सोच रहे हैं आप लोगों के ग्रुप पे आ जाएगा, अटेंडेंस का रिपोर्ट जाएगा। तो लगता है वो लोग सॉल्व नहीं किए हैं, स्टार्टिंग में आ गए, उनको लग रहा है अटेंडेंस बन गया। आज एक रिपोर्ट भिजवा देता हूँ जिसमें दिख जाएगा कि कितने देर के लिए किसने क्लास की है, क्लियर हो जाएगा फिर सबको। आनंद पूछ रहा है कि सर बोर्ड में ज्यादा इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम आया है या नॉर्मल क्वेश्चन आया है? आनंद दोनों आए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम है ना, आपके नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा है, वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से कम है। तो वही सीन वहां पे भी है, बट मुश्किल तो वर्ड प्रॉब्लम्स में ही है, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर आपको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद दिक्कत नहीं होती है। और ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में इक्वेशंस पहले से दिया हुआ रहता है, राइट? दिव्यांशु पूछ रहा है कि सर नॉर्मल क्वेश्चंस कितने मार्क्स का आता है? दिव्यांशु 3 मार्क्स का रहेगा। मतलब कि अगर मान लो ये सब क्वेश्चन आ गए ना, ये सब क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स का रहेगा। एंड अभी फिलहाल रवि पूछ रहा है कोई ट्रिक नहीं है?
रवि कोई ट्रिक नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा, यही ट्रिक है अभी, अगर बचना चाहते हैं क्वेश्चन से तो। एंड आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है ना स्टूडेंट्स कि आप लोगों को वेरिएबल सेपरेशन मेथड समझ में आ जाए। इक्वेशन अगर दिया है और आपने उसको वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लिया, काम खत्म। दूसरा पॉइंट, दूसरा टाइप आता है जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स को आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद इक्वेशन बनाते हो एंड देन यू सॉल्व इट। शिवम कह रहे हैं कि सर मेरे से खाली 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हुए थे। कोई दिक्कत नहीं शिवम, वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम हुआ है तो हम थोड़ा आरडी शर्मा से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम वो अपने अंदर हिचक निकाले। बिकॉज कहीं ना कहीं आप थोड़ा समझोगे तो हम मैथ्स के अंदर अगर रीसेंट चीजों को देखो तो बहुत कम ही वर्ड प्रॉब्लम्स मिले। जैसे पूरा इंटीग्रेशन हो गया, पूरा जो चैप्टर नंबर 7 था वहां पे कई वर्ड प्रॉब्लम आया था क्या? कहीं नहीं आया था। चैप्टर नंबर 8 एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व के अंदर एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन दे रहा है और उसके अंदर का कर्व, तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम नाम का था। अब 9th में यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स मिल गए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी। आप खुद देखिए कि मेरे से इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग का कुछ भी क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, 1-2 क्वेश्चन पूछा है, तो मैं सबको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिन जिन लोगों को वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए मेरा सजेशन क्या है? प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम आरडी शर्मा। पूरा एक्सरसाइज करने में टाइम नहीं स्पेंड करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ। इनफैक्ट देखो, अगर आपको अपने इंटीग्रेशन पे भरोसा है कि आपसे इंटीग्रेशन हो जाती है, तो आप क्या करोगे? आप आरडी शर्मा से 15-20 क्वेश्चन उठाए, उन 15-20 क्वेश्चन को पढ़कर आपने सिर्फ उन क्वेश्चंस का अगर सिर्फ इक्वेशन भी सही बना दिया तो काम डन। यस और नो? अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा, उसको समझकर उसका इक्वेशन बनाया और सिर्फ अपने इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, इक्वेशन को सिर्फ वेरीफाई कर लिया, इक्वेशन सही है मतलब आप इंटीग्रेशन कर लोगे, तो दिस कैन बी वन वे। ठीक है, तो ये ट्राई कीजिएगा। चलो, तो अब 20 पे बात करते हैं ना। कुछ लोगों का 20, राघवेंद्र का 20 में डाउट था। In a bank, principal increases continuously at the rate of R% per year. Find the value of R if 100 rupees doubles itself in 10 years. तो ये तो बात की बात है। पहले तो हम फर्स्ट लाइन को पढ़ के इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये रेट वर्ड जहां पे भी दिखता है, रेट है ना, इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, तो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, मतलब डीपी बाई dt। अगर मैं इस स्टेटमेंट को अपने ऐसे समझू, रेट of change of principal, rate of change of principal is equal to R%। लेकिन R% खाली लिखना गड़बड़ है ना, क्योंकि जो भी रेट होता है, परसेंटेज जो होता है, वो परसेंटेज हमेशा किसी बेस वैल्यू पे लगता है। तो यहाँ पे आपका R% किस पे कैलकुलेट हो रहा होगा? R% P पे ही कैलकुलेट हो रहा होगा। तो अब अगर इस स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो dp बाई dt इज इक्वल टू R% को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको R बाई 100 लिख सकता हूं, R बाई 100 इंटू P लिख देता हूं। यही पार्ट तो मेन है। अगर ये कर लिया तो इसके बाद तो वेरिएबल सेपरेशन है। अब दिख रहा है कि dp के नीचे P को लाना है और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बाई 100 dt हो जाएगा। ठीक है, राघवेंद्र कह रहा अब हो जाएगा। राघवेंद्र सिंपल सा फंडा रखना, स्टेटमेंट पढ़ो, बाकी सबके लिए भी है, स्टेटमेंट पढ़ो, देखो सबसे पहले कि डेरिवेटिव कहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे जहां जहां रेट कह रहा है ना, रेट ऑफ R% पर ईयर, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा। और यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। अब इसकी वैल्यू दी हुई है, एक जगह पे कांस्टेंट था तो के लिख दिए थे, यहाँ पे बोला R%। अब परसेंटेज लिखा हुआ है तो हमेशा परसेंटेज किसी चीज पे लगती है। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की जा रही है तो परसेंटेज किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे लगेगा, तो इसलिए R% ऑफ P लिखा हुआ है। राइट, तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट, और बताइए स्टूडेंट्स, और कहीं पे कोई दिक्कत हुई है? कितना टाइम बाकी है हमारे पास? So we have 20 minutes approximately. सब कुछ लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो स्टूडेंट आप घर पे इसको कंप्लीट करना और
डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा। निधि ने 22 नंबर पूछा है अभी। अच्छा, कितने लोगों ने 22 नंबर अटेम्प्ट किया? वैसे ऑनेस्टली बताना, कितने लोगों ने 22 नंबर अटेम्प्ट किया? एक बार हैंड रेज कीजिएगा। राघवेंद्र, शिवम, निधि ने पूछा है तो निधि ने ट्राई किया होगा। सिद्धांत कह रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम से छोड़ दिए। वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों छोड़ दिए सिद्धांत? इंटीग्रेशन करना तो आता ही है ना? वेरिएबल सेपरेशन सीख चुके तो वर्ड प्रॉब्लम्स को ही तो कन्वर्ट करना होगा। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 20 मिनट बाकी है, निधि ने ये डाउट पूछा हुआ है, तो मैं सबको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। 5 मिनट पढ़ के इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, है ना? 5 मिनट पढ़ के इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। 5 मिनट के बाद मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। ठीक है निधि, 5 मिनट वेट कर जाइए।
Yes, Adarsh, you can. Take care. Okay, students, I think sufficient time हो गया है ना, 1 बज चुका है. Let's start with the discussion. आनंद पूछ रहा है कि सर 2.7 आवर्स आंसर है क्या? आनंद, आई थिंक मतलब ये फाइल में बस 3 ही पेजेस है मेरे पास, है ना, तो आई डोंट नो द आंसर. होपफुली वही होगा. एक बार आप चेक कर लो ना, आपके पास बुक है तो पेज पलट के. आई डोंट हैव द हार्ड कॉपी ऑफ द बुक. ठीक है, ओके. तो चलो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. कह रहा है in a culture the bacteria count is 1 lakh and the number is increased by 10% in 2 hours. तो इनिशियली मान लो कि 1 लाख बैक्टीरिया थे और हर 2 घंटे में ना 10% से बढ़ रहा है. तो सवाल यह है कि in how many hours will the count reach 2 lakhs if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. कि आखिर ये कितने घंटों में, अभी अगर 1 लाख है तो कितने देर में 2 लाख हो जाएगा अगर रेट ऑफ ग्रोथ जो दिया हुआ है इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए निधि, ये जो लाइन है ना, इसी लाइन पे पूरा खेल चलेगा. इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो किसी भी पॉइंट पे जो आपका, किसी भी पॉइंट पे आपका जो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, रेट ऑफ ग्रोथ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है. तो हमारे पास सबसे पहले तो वो वेरिएबल नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था रेट कांस्टेंट है तो के मान लिया था. यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट बी टी, वाई मान लेते हैं, है ना. लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी वाई. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dt, dy by dt इज प्रोपोर्शनल टू y दिया हुआ है ना. अब dy by dt प्रोपोर्शनल टू y दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन. तो हम क्या करेंगे, dy by dt इज इक्वल टू ky. ब्रैकेट में लिख देना where k is your constant of proportion. ठीक है, and now we will go for variable separation. So dy by y is equal to k dt. इस बार k dt रखते हैं नीति साथ में, कोई फायदा हो जाएगा तो. and then integration. अब यहाँ पे dy by y का इंटीग्रेशन तो ln y हो जाएगा और k dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका kt प्लस c, kt प्लस. तो ये तो हमारा आ गया इक्वेशन. क्या यहां तक पहुंचे थे आप? अच्छा, यहां तक पहुंच गए थे. तो इसके आगे क्या है, ठीक है. अच्छा सुनिए, अब यहाँ पे पहला तो लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे इनिशियल टाइम को t को 0 मान सकते हैं. इनिशियल टाइम मतलब ऐसा मान सकते हैं ना कि जब बैक्टीरिया काउंट 1 लाख था तो उस टाइम पे t का वैल्यू क्या था, 0 था. तो अगर हम t का वैल्यू 0 लिखते हैं, t का वैल्यू 0 लिखते हैं. अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है, कंडीशंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ.
तो पहला कंडीशन है इफ t इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1 लाख, है ना, बिकॉज इनिशियल टाइम के हिसाब से अगर लेके चले, जब t 0 है तो हमारा y कितना है, y है 1 लाख। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, मुझे यहाँ से मिल जाएगी c की वैल्यू, है ना, ln log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी, k इंटू 0 प्लस सी। तो एक काम करते हैं, बार बार हमको नहीं लिखना पड़े, है ना, बार बार हमको नहीं लिखना पड़े, वैसे यहाँ से तो c की वैल्यू निकल गई, c की वैल्यू निकल गई, चलो एक काम करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, ln इज इक्वल टू ln ऑफ 1 लाख। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये जो रेड कलर का मैंने बॉक्स बनानी थी आनंद, जो रेड कलर का बॉक्स बना, इसमें कितने वेरिएबल्स है, y k t c, 4 वेरिएबल्स है, जिसमें से t का वैल्यू 0 पुट किया तो y 1 लाख है, और हमसे पूछा है t का वैल्यू कितना होगा ताकि y 2 लाख हो, t का वैल्यू कितना होगा ताकि y 2 लाख हो। तो ये तभी निकल पाएगा जब बाकी दो वेरिएबल्स हम लोग फाइंड आउट कर ले। जैसे क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने 2 वेरिएबल्स निकाला था, तो यहाँ पे ना c का वैल्यू निकल चुका log 1 लाख, अब बचा k का वैल्यू। अब ये k का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक इक्वेशन ऐसा है जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया, कौन सा वाला, ये वाला, द नंबर इंक्रीजेस बाय 10% इन 2 आवर्स, जो नंबर है वो हर 2 घंटे में 10% से इंक्रीज करता है। तो इसको कैसे यूज किया जाए, आने दी, ये कर सकते हैं 2 आवर में 10% बढ़ रहा है तो 1 लाख का 10% निकाल के ऐड कर देंगे, तो टी की जगह पे 2 पुट करेंगे और वाई की जगह पे 10 1,10,000 लाख। पुट कर देंगे, है ना, वो कर लेते हैं, राइट। यस सर। सो इसी के रेस्पेक्ट में अगर देखें स्टूडेंट्स, टी के जगह पे पुट 2 करेंगे तो y कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 1,10,000, 1,10,000, है ना, क्योंकि 1 लाख पे t 0 था, अब उसके 2 घंटे आगे देखेंगे, तो उसके 2 घंटे आगे देखेंगे तो क्या होने वाला है कि अब आपका 1 लाख जो है 10% से बढ़ जाएगा, तो 1,10,000 हो जाएगा। तो अब अगर इसको ऊपर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ln 1,10,000, 1,10,000 इज इक्वल टू के टी, तो के टी का वैल्यू इस बार 2 होगा और सी का वैल्यू यहां से उठाओगे आप, तो ln 1 लाख, एक लाख। अच्छा, तो यहां से आई थिंक हमें के का वैल्यू मिल जा रहा है। देखो लॉग को पहले लेफ्ट में ले जाओगे तो log a माइनस log b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log, ठीक है, इस तरीके से आ गया, जीरोस कितने कैंसिल हो रहे हैं, तो log 11/10 हो गया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ log 11/10 इज इक्वल टू के निकल कर आ गया। तो फाइनली हमारे पास सी भी दिया हुआ था, हमारे पास के भी आ गया है, तो आई थिंक अब हम इसको पुट करके वैल्यू निकाल सकेंगे ना। अब हमको क्या करना है, अब ये वाला जो इक्वेशन है इसमें के पुट कर दो, सी पुट कर दो और वाई की जगह 2 लाख रख दो, आपका टी निकल कर आ जाएगा। आनंद, क्या ये फंडा क्लियर है, के निकाल लिया, टी निकाल लिया, अब आपसे के निकाल लिया, सी निकाल लिया, अब आपसे पूछा है कि अगर वाई 2 लाख चाहते हैं तो टी कितना होना पड़ेगा, तो उस इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल पुट करेंगे, चौथा निकल जाएगा। लेकिन log 11/10 आ रहा है, सवाल में कुछ इसका वैल्यू वगैरह दे रखा होगा इन्होंने, नहीं दिया हुआ है, तो log के टर्म्स में ही आंसर रहेगा फिर।
ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k c and y is equal to 2 lakhs log 2 lakh is equal to t by 2 log 11 by 10 plus log 1 lakh log 1 lakh। अब सेम फंडा, log 1 लाख वाला जो है उसको हम लेफ्ट में पहले ले जाएंगे, तो log a माइनस log b हो जाएगा, तो log ऑफ 2 लाख बाई 1 लाख हो जाएगा, log ऑफ 2 लाख बाई 1 लाख हो जाएगा, इज इक्वल टू t by 2 ln 11 by 10। और इसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर ले आओगे। अच्छा, निधि कह रही है लॉग के टर्म्स में आंसर है। डन, फिर आई थिंक यहीं पे फिर आज की क्लास को एंड कर सकते हैं। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए थे, आपके पास आज टाइम है, मैं आज कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हो। और बाकी वो लोग जिनके पास टाइम है, अगर आज मैथ्स करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप आरडी शर्मा से सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे, बाकी क्वेश्चंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिद्धांत कह रहे थे एग्जाम में ऐसा आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस माइनस इंफिनिटी में चला जाएगा। ऐसे कहते सिद्धांत, आपसे तो मैंने आपको तो ऐसे ही पहचाना है कि क्वेश्चन आए या ना आए, कॉन्फिडेंस हाई रहता है। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्या कहते हैं, आज बैठ के आरडी शर्मा के 10 वर्ड प्रॉब्लम्स कर लो, 10 कर लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी चला जाएगा। ठीक है, और इसी बहाने सारे पीवाईक्यूज कर लेना, जो भी आरडी शर्मा में होंगे वो कर लेना। रविशंकर पूछ रहा है कौन सा एक्सरसाइज में, इतना तो ढूंढ लो, आरडी शर्मा खोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर दूसरे बुक में मिलेगा आरडी शर्मा के, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओ और देखो कि वेरिएबल सेपरेशन कहाँ पे है। ठीक है, चलो भाई यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करेंगे। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आज का कोई भी टास्क आपका पेंडिंग ना रहे। ओके, कल आपको होमवर्क मिलेगा कुछ। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। आरडी शर्मा का डीएसएस रखेंगे, पहले मैं टास्क तो दूं आरडी शर्मा से खुद।